स्वागत है आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में। और आपका स्वागत है उस साप्ताहिक सर्वेक्षण में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के, जिसमें हमारा उद्देश्य रहता है आपको परिचित कराना उन मुद्दों से, व्यक्तियों से, विषयों से जो प्रभावित करते हैं हमारी विदेश नीति को, हमारे राष्ट्रीय हित पर जिनका प्रभाव पड़ता है, जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय शक्ति समीकरण बदलते हैं। और पिछला हफ्ता काफी उथल पुथल भरा रहा है। अंततः ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मजबूर होकर स्वीकार किया कि वो इस्तीफा देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में जीत हासिल की थी और उन्हें लगता था कि 1 साल तक उनका पद निश्चिंत निरापद रहने वाला है। मगर ये एक अच्छा मौका है इस विश्लेषण का कि आखिर क्यों इतने विवादास्पद व्यक्ति बने बोरिस जॉनसन और किन परिस्थितियों में उन्हें अंततः पद त्यागने के लिए विवश होना पड़ा है। इसका क्या प्रभाव ब्रिटेन की राजनीति पर, ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका पर पड़ेगा, ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पड़ेगा और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, ये देखने लायक होगा। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजाद ने एक बहुत जो उनका रेयर प्रदर्शन होता है प्रकट हुए और उन्होंने वक्तव्य दिया। वहाँ तालिबान के शासन के लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है अफगानिस्तान में, और अब तक भली तालिबान सरकार को मान्यता किसी से नहीं मिली है और छिटपुट घटनाएं नहीं, लगभग निरंतर ये हिंसक वारदातें वहाँ होती रही हैं। लोगों को लगता है कि तालिबान से जो अपेक्षा थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया है, तालिबान ने जो वचन दिया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया है। मगर फिर भी कहीं न कहीं संसार के अनेक देश तालिबान के साथ बिना उन्हें मान्यता दिए एक अनौपचारिक रिश्ता कायम करने की कोशिश में लगे हैं, ताकि वहाँ अपने हितों की रक्षा कर सकें, सामरिक हितों की रक्षा कर सकें। और साथ ही साथ भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि वहाँ कम से कम मानवीय आधार पर राहत पहुँचाने के लिए सही, यदि अपने दूतावास को पुनः सक्रिय बनाता है तो उसके आधार पर क्या हम इस इलाके में अपनी मौजूदगी फिर से एक बार दर्ज करा सकते हैं अमेरिकियों के जाने के बाद। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना जो हो रही है वो बाली में G20 का सम्मेलन है, G20 का सम्मेलन है। इसके कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने G7+1 यानी जिसमें भारत के प्रधानमंत्री शामिल थे, एक वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लिया था। वो अकेले ऐसे नेता थे जिन्हें इस रईसों की जमावड़े में क्लब में शामिल किया गया था नीति निर्देश के बारे में। इससे लगता है कि भारत का महत्व हर अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय राजनयिक के मंच पर बढ़ रहा है जब से यूक्रेन का घटनाक्रम सारी दुनिया के रिश्तों को बदलाव की स्थिति में ला चुका है। मगर G20 में बाली में क्या होगा, किस भारत के हित क्या हैं, G20 और G7 का रिश्ता क्या है, और G20 के बाद भारत क्या उम्मीद कर सकता है वहाँ सार्थक सक्रिय भूमिका निभाने की, ये हम लोग निश्चित रूप से देखेंगे। एक और मुद्दा जो विचारणीय है वो ये है, जब सब ये घटनाक्रम चल रहा है तो यूरोप में जो तनाव की स्थिति, फूट की स्थिति यूरोपीय समुदाय में थी, उसमें कोई खास अंतर होता नजर नहीं आ रहा है। फूट इसलिए नहीं कि उनके सदस्य देशों में फूट है, मगर यूक्रेन को लेकर हंगरी और पोलैंड के साथ जो एक तनाव की स्थिति बाकी सदस्यों की बनी थी, वो एक हद तक कम से कम हाल फिलहाल थोड़ी तनाव घटा है, शिथिल हुआ है। मगर फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रोन संसदीय चुनाव में बहुमत हार गए हैं और इसके बाद एक तरह से पंगु हो गए हैं। वो कोई बड़ी नीति निर्धारण करने वाली पॉलिसीज़ का क्रियान्वयन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही जर्मनी में जब से रूसी गैस की कटौती के कारण कोयले पर उनको निर्भर होना पड़ा है और बहुत पहले वो परमाणुविक ऊर्जा को त्याग चुके थे, तो जो उनकी हरित पार्टी, ग्रीन पार्टी के साझा सरकार के सदस्य हैं, उनके साथ थोड़ा उनका तनाव बढ़ा है। और कई विचारणीय बातें हैं कि स्वीडन और नॉर्वे के नाटो का सदस्य बनने का क्या प्रभाव होगा, यूक्रेन को अगर तेजी से यूरोपीय समुदाय की सदस्यता दिलाई जाएगी तो इसका क्या प्रभाव होगा, तुर्की इस बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है यूक्रेन से अनाज को बाहर निकालने के लिए, उसका क्या होगा। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं जो अनिश्चय की स्थिति है और भारत के लिए बहुत सोच समझकर, सूझबूझ के साथ कदम रखने की जरूरत है। इन सभी चीजों पर हम विचार करेंगे इस बार। सबसे पहले बात ब्रिटेन की। अभी पिछले ही महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अब उनकी पार्टी में उसमें जीत हासिल की थी। और उनकी पार्टी के रूल नियम कुछ इस तरह के हैं कि एक बार अविश्वास प्रस्ताव कोई जीत जाता है तो उसके विरुद्ध दूसरा अविश्वास प्रस्ताव साल भर के पहले नहीं लाया जा सकता है। तो लोगों को लगता था कि लगभग 1 साल तक बोरिस जॉनसन का सिंहासन निरापद है।
बोरिस जॉनसन जब से प्रधानमंत्री बने हैं निरंतर विवादों के घेरे में रहे हैं और अक्सर ये बात कही जाती रही कि एक न एक दिन उनका बड़बोलापन, उनका झूठ बोलना पकड़ा जाएगा और उन्हें पदत्याग करना पड़ेगा। मगर हर बार ये होता है कि वो अपनी वाक्पटुता से, अपनी करिश्माई व्यक्तित्व से, अपने बड़बोलेपन से, अपनी दबंगई से और लोगों को झांसा देते हुए निकल आते रहे हैं किसी भी जाल में फंसने से। बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की शुरुआत की थी पत्रकार के रूप में। वो जो ब्रिटेन का उच्च वर्ग है उसके सबसे ऊंचे तबके के रहने वाले हैं। उनकी दूर दराज की रिश्तेदारी बकिंघम पैलेस में रहने वाले शाही परिवार से भी है। वो इसके पहले कई जिम्मेदारी के राजनीतिक पदों पर रह चुके हैं। वो लंदन के मेयर रह चुके हैं, वो इंग्लैंड के विदेश मंत्री रह चुके हैं और जाहिर है प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन सभी पदों में जब तक वो रहे हैं उनका जो कृतित्व था वो एक तरह का दिखावे वाला था, वो एक तरह का प्रदर्शन प्रेमी था और वो आकर्षण का केंद्र खुद बने रहना चाहते थे और अपने व्यक्तित्व को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश करते थे। उनकी सूटें अच्छी तरह इस्त्री की हुई नहीं होती थी, उनकी कमीज़ कभी बाहर निकली होती थी, टाई कभी ढीली बंधी होती थी। मतलब उनकी अदा ये थी कि मैं उस उच्च वर्ग के तबके का हूँ कि जहाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आम मतदाता मेरे बारे में क्या सोचता है। और विडंबना ये थी कि जो आम मतदाता श्रमिक वर्ग का था वो उनको अपना हितैषी समझता था। उन्हें लगता था कि उच्च वर्ग में कम से कम एक व्यक्ति नेता ऐसा है जो जैसा है वैसा हमारे सामने प्रकट होता है और दूरी हमसे बहुत नहीं बनाए रखता है और वो लोक लुभावन, जिसे अंग्रेजी में पॉपुलिस्ट कहते हैं, उस तरह की नीतियों का दावेदारी करता है और एक न एक दिन हो सकता है वो हमको इस आर्थिक मंदी की चपेट से निकालने में सफल हो, वो हमको ब्रेक्सिट से बाहर निकालने में सकुशल सफल हो। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती कि जब ब्रेक्सिट वाली बहस चल रही थी तब थोड़ा समय लगा बोरिस जॉनसन को तय करने में कि वो ब्रेक्सिट का समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे। मगर जब उन्होंने तय कर लिया कि वो यूरोपीय समुदाय से ब्रिटेन को बाहर ले जाने की पेशकश करेंगे तो उनके नेतृत्व में ही वो जो जनमत संग्रह था उसमें कंजर्वेटिव पार्टी विजय हासिल करने में सफल हो सकी थी और उसी का फायदा था कि वो थेरेसा मे के इस्तीफे के बाद अपने को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ला सके। मगर उनके बारे में ये बात शुरू से, जब से वो पत्रकारिता करते थे तब से बात कही जाती रही है कि वो मिथ्याभाषी हैं, वो झूठ बोलते हैं और जब ये पकड़े जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं दिखाने की मुझे पता नहीं था, ये जानकारी गलत थी कि नहीं थी, मैंने तो नेक-नीयती में सब ये बातें कही थी। और कई बार पकड़े जाने के बावजूद वो फंसाए नहीं जा सके किसी आरोपों के घेरे में अभी हाल तक। उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने झूठ बोली है महारानी एलिजाबेथ से, उनको गलत राय दी है, उन्होंने झूठ बोली है हाउस ऑफ कॉमन्स के सदन में, उन्होंने झूठ बोली है यूरोपीय समुदाय के नेतृत्व के सामने कहते हुए कि वो किन संधियों पर हस्ताक्षर कर रहे हैं उन पर उनका पालन करेंगे या नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सामने उन्होंने कई बार ऐसे वक्तव्य दिए हैं जो सच नहीं कहे जा सकते हैं। मगर इन सब बातों से वो काफ़ी सीमा तक बचे रहे थे जब तक पार्टी गेट वाला घपला घोटाला उनके सर पर नहीं टूटा। उनकी जीवन शैली बड़ी अनौपचारिक थी। पहले वो बिना विवाह की एक महिला के साथ रहते थे, फिर उनका बच्चा हो गया, फिर विवाह हो गया। तो उनके व्यक्तिगत जीवन शौकीन मिजाज रखते रंगीन जीवन की और सार्वजनिक जीवन के बीच की जो सीमा रेखा थी वो धूमिल होती रही है। उनकी कार्यशैली ऐसी है जो निर्वाचित प्रधानमंत्री की नहीं है, जो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है, नहीं है, बल्कि तुनक मिजाज तानाशाह की थी जिसको वो चाहते थे बाहर से डोमिनिक कमिंग्स जैसे आदमी को अपने सलाहकार बना लेते थे। फिर जब वो उनका विश्वास पात्र नहीं रहता था तो किसी दूसरे को बुला लेते थे और वो जो उनके मंत्रिमंडल के जितने सदस्य थे वो उनके दरबारी लगभग एक तरह से नौकरशाहों की तरह वो पेश करते थे। और जो ब्रिटेन की नौकरशाही की बहुत तारीफ होती है कि जो तटस्थ है, राजनीति से मुक्त रहती है, उसके भीतर भी भीतरघात करने की उनकी कोशिश निरंतर रही थी। मगर जो पार्टी गेट का घपला था वो क्या था? जब कोविड की चपेट में पूरा देश फंसा हुआ था तो बहुत सख्त कानून और नियम लागू थे कि लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पार्टियां नहीं होंगी, मिलेंगे जुलेंगे नहीं, सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। ऐसे में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास कम दफ्तर है नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, वहाँ एक नहीं अनेक पार्टियां हुई जिसमें लोगों को निमंत्रण पत्र में कहा गया था आप अपनी दारू की बोतल लेकर आइए, देर सवेर तक मौज मस्ती करेंगे। और कई लोगों ने उसमें फिर थोड़ा व्यवहार में शालीनता या संयम भी नहीं बरता। ये सारी खबरें भी बाहर आ गई और
जब ये सब घटनाएं हो रही थी तो उस समय महारानी अपने पति की निधन की शोक संतप्त संवेदना वाला अवधि में बैठी हुई थी, और ब्रिटेन के अनेक ऐसे नागरिक थे जिनको अपने आत्मीयजनों से मिलने तक का, आखिरी बार उनको दफनाए जाते समय तक उनका मुंह दिखने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि कानून बहुत सख्त थे। तो इससे जो संकेत, जो संदेश ब्रिटेन के मतदाता तक पहुंचा वो ये था कि ब्रिटेन में कानून दो तरह के हैं, एक जो जनता के लिए, आम आदमी के लिए, और एक उन लोगों के लिए जो उन पर शासन करते हैं, जो अपने को कानून से ऊपर समझते हैं। काफ़ी समय तक बोरिस जॉनसन ने पहले तो ये कहा कि मुझे पता नहीं था कि ये पार्टी जो मेरे घर में हो रही थी वो नहीं होनी चाहिए थी, या ये कोविड के नियमों का उल्लंघन कर रही थी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। मगर जब वो चारों तरफ से घिर गए और पकड़े गए तो फिर उनको विवश होकर एक जांच आयोग बिठाना पड़ा। एक वरिष्ठ सुजान ग्रे नामक नौकरशाह की अध्यक्षता में जो अवकाश प्राप्त थी। मगर फिर ये प्रयास किया गया कि ये जांच, इसमें विघ्न डाला जा सके। एक पुलिस की जांच करवा दी गई और फिर कहा गया कि जब तक पुलिस की जांच चल रही है तब तक नौकरशाह की जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं बनाया जा सकता। मगर जो पुलिस की जांच थी उसमें भी दुर्भाग्य से बोरिस जॉनसन बचकर साफ नहीं निकल पाए और उन पर एक जुर्माना लगा दिया गया। जुर्माना लगाने का अर्थ था कि उन्हें दंडित किया गया, उन्होंने कुछ कानूनों का, नियमों का उल्लंघन किया था। अब इसके बाद ये कहना बड़ा कठिन था कि वो दोषी नहीं है, मगर फिर भी वो ना नुकुर करते रहे जब तक कि दूसरा घोटाला नहीं आ गया उनके सामने। ये घोटाला उससे भी घातक था। ये घोटाला कंजर्वेटिव पार्टी के उप मुख्य व्हिप मिस्टर पिंचर के संग जुड़ा हुआ था। पिंचर साहब के ऊपर आरोप ये था कि 2009 में उन्हें अभियुक्त पाया गया है, दंडित किया गया है एक समलैंगिक क्लब में दो नौजवानों के साथ अश्लील हरकतें करते हुए। ये एक घटना नहीं थी, उन पर ऐसे अनेक आरोप लगे हैं। और जब सदन के पटल पर ये पूछा गया बोरिस जॉनसन से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को जो सेक्स अपराधों का दोषी है, एक बार नहीं अनेक बार, कैसे अपने यहाँ इतने वरिष्ठ पद पर बिठाया था, तो उन्होंने पहले तो वही जो उनकी अदा है कहा कि मुझे जानकारी नहीं थी, फिर कहा कि मुझे पता नहीं था कि इन्होंने किया क्या था, फिर मुझे पता नहीं था कि क्या ऐसा होना अपराध होता है, आदि आदि। मगर उन्हीं के कार्यकाल में ये भी दुर्दिन ब्रिटेन की संसद को देखने पड़े कि कंजर्वेटिव पार्टी का एक आदमी अश्लील चित्र देखता हुआ भी जब बहस चल रही थी सदन में पकड़ा गया। ये इस तरह की घटनाएं हमारे यहाँ भी हुई हैं, मगर इस तरह की घटनाएं जब उस जगह होती हैं जिसे सारे जनतंत्र की माँ संसद माना जाता है, तो लोगों को निश्चित ही बहुत सदमा होता है और धक्का लगता है। ये ऊंट की पीठ पर जो आखिरी तिनका था जिसने उसकी कमर तोड़ दी, ये लगभग उसका जैसा था। इसके अलावा ये नहीं था कि इन्हीं कारणों से इनके खिलाफ विरोध हो चल रहा था। लोगों को इस बात से भी असंतोष था कि कोविड का सामना करने में ये असमर्थ रहे थे। इनको इस बात से भी असंतोष था कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। जो ब्रेक्सिट से बाहर निकले तो इनके पास कोई दूरदर्शी योजना नहीं थी, तो उससे जो आर्थिक बोझ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है वो कमर तोड़ने वाला रहा है। जो आयरिश बैकस्टॉप था उसका समाधान निकालने में असमर्थ रहे हैं। इनकी विश्वसनीयता बोरिस जॉनसन की बिल्कुल नष्ट हो गई है कि जिस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर वो हस्ताक्षर करते हैं उसका पालन नहीं करते हैं। इन सारी आलोचना से बचने के लिए अक्सर बोरिस जॉनसन घर छोड़कर विदेशी यात्राएं करते रहते थे। कभी कीव पहुंच जाते थे, ज़ेलेंस्की का समर्थन करते थे, कभी भारत का दौरा करते थे, कभी बारंबार ये कहते थे कि ब्रिटेन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हम आक्रमणकारी पुतिन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम यूरोप की रक्षा करेंगे, हम जनतंत्र की रक्षा करेंगे। मगर उनकी अपनी कार्यशैली जनतांत्रिक बिल्कुल नहीं थी, तुनक मिजाज तानाशाह जैसी थी जिसका कोई प्रशासनिक कौशल नहीं है। ये एक पक्ष था। साथ ही कंजर्वेटिव पार्टी को इस बात की बहुत चिंता थी कि हाल में जो दो संसदीय उपचुनाव हुए हैं उसमें करारी हार का सामना जो उनके गढ़ समझे जाते थे कंजर्वेटिव पार्टी के, उसको उनको करना पड़ा है। तो झक मार कर एकाएक ये हुआ कि ऋषि सुनक जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, नंबर 2 वरीयता क्रम में है ब्रिटेन की सरकार में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो स्वास्थ्य मंत्री थे जावेद, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये दोनों भारतीय और पाकिस्तानी मूल के मंत्री हैं। ऐसे प्रीति पटेल ने इस्तीफा तो नहीं दिया, मगर उन्होंने भी अपनी दूरी जॉनसन से बनाना शुरू कर दिया। एक ही दिन के भीतर जब ऋषि सुनक ने और जावेद ने इस्तीफा दिया तो 50 मंत्रियों ने, वरिष्ठ और कनिष्ठ, जिनमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, निजी सचिव थे, इस्तीफा दे दिया। अनेक सरकार के ऐसे विभाग थे जिनका नेतृत्व करने वाला कोई बचा ही नहीं था। पहले तो इन्होंने थोड़ी दबंगई का प्रयास किया बोरिस जॉनसन ने, उन्होंने इन दोनों व्यक्तियों के स्थान पर नए पद नियुक्त किए, अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया। मगर जिसको उन्होंने चांसलर ऑफ एक्सचेकर बनाया था ऋषि सुनक के स्थान पर, उसने भी फौरन लौट कर उनसे
कहा बोरिस जॉनसन से कि आपको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। जब 50 लोग उनकी पार्टी के उनके विरुद्ध हो गए तो कोई चारा नहीं बचा बोरिस जॉनसन के सामने सिवाय ये कहने की कि मैं पदत्याग कर रहा हूँ। मगर जाते जाते उन्होंने फिर ये हठ नहीं छोड़ा कि उन्हें अभी प्रधानमंत्री पद पर कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में बने रहने देना चाहिए अक्टूबर तक। इसके लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं है कंजर्वेटिव पार्टी में या अन्यत्र। उनका कहना है कि ऐसा झूठा लबार व्यक्ति जो अभियुक्तों को बचाता हो और निरंतर झूठ बोलता हो, मालूम नहीं क्या खतरा कर सकता है और कितना नुकसान और देश को पहुंचा सकता है। उनकी तुलना बारंबार की जा रही है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, जिन्होंने जाते जाते कहा था कि मैं तो इस चुनाव को स्वीकार नहीं करता हूं जिसमें मेरी हार हुई है। हाँ, जहां तक लेबर पार्टी का प्रश्न है, उनकी स्थिति सांप छुछुंदर वाली है। यदि लेबर पार्टी अविश्वास प्रस्ताव रखती है तो उस पर चर्चा, बहस और मतदान कुछ ही दिनों के भीतर होना बेहद जरूरी है। मगर कंजर्वेटिव पार्टी ये नहीं चाहती ऐसा हो, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो फिर कंजर्वेटिव पार्टी का कोई नेता कार्यकारी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जिसका भारी नुकसान उनको आने वाले दिनों में आगामी चुनाव में हो सकता है। जहां तक भारत का प्रश्न है, उसके लिए ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन इनका उत्तराधिकारी होता है। वो प्रीति पटेल होती हैं, वो ऋषि सुनक सौलख होते हैं, जावेद होते हैं, कोई भारतीय मूल का या दक्षिण एशियाई मूल का, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी मूल का प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि मुझे लगता है ये बहस बिल्कुल बेबुनियाद है। ये लोग भारतीय डायस्पोरा के, भारतीय प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य नहीं हैं। कुछ का जन्म वहीं हुआ है, कुछ की पूरी परवरिश वहाँ हुई है। वो ब्रिटेन, जिस तरह अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हों या वहाँ अनेक गवर्नर, सेनेटर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर हों, वो सब अपने को भारतीय नहीं समझते हैं। हाँ, भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के दौरान वो प्रकट जरूर होते हैं, समर्थन अपना जताते हैं, अपना हर्ष जताते हैं कि भारत प्रगति के पथ पर है। मगर अंत में जब राष्ट्रहित का प्रश्न होता है तो उनके राष्ट्रहित की परिभाषा उसी देश का राष्ट्रहित है जहाँ वो बसे हैं, जहाँ वो रहते हैं। एक और बात जोड़ने लायक है कि ऋषि सुनक हो, प्रीति पटेल हो, इन सब की मजबूरी ये है कि ये खुद भी उन आक्षेपों से मुक्त नहीं है जो आक्षेप लगाए जाते रहे बोरिस जॉनसन पर। अभी 2-3 दिन पहले तक ये सब उनका कट्टर समर्थन कर रहे थे। जब इनकी नैया बिल्कुल डूबती नजर आई तभी इन्होंने उनसे अपनी दूरी बनाए रखी है। ऋषि सुनक की पत्नी भारतीय खरबपति नारायण मूर्ति की बेटी हैं, जो इन्फोसिस के संस्थापक हैं, और उनके ऊपर भी यह आरोप है कि उन्होंने अपने करों को बचाने के लिए अपनी उस आमदनी को सार्वजनिक रूप से घोषित ही नहीं किया था, जिस पर शायद उन्हें वहाँ कर देने पड़ते, या अगर कर नहीं भी देने पड़ते तो उस आमदनी को घोषित न करने का कोई तुक किसी की समझ में नहीं आता है। तो शायद ऋषि सुनक के लिए भी थोड़ी देर हो गई है। मगर भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण बात इस चीज का विश्लेषण है कि बोरिस जॉनसन के अपदस्थ होने से ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय कद निश्चय ही बौना होता है। कुछ समय के लिए ब्रिटेन में एक असमंजस की स्थिति शासन में, प्रशासन में बनी रहेगी और वो विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैसी भूमिका नहीं निभा सकेंगे जिसकी अपेक्षा कुछ समय पहले तक बोरिस जॉनसन करते थे। ब्रेक्सिट का मामला अभी तय होना बाकी है, आयरिश बैकस्टॉप का मामला तय होना बाकी है, और जो स्कॉटलैंड में ये जनाकांक्षा है, एक जनमत संग्रह और कराया जाए कि स्कॉटलैंड पूरी तरह स्वाधीन हो और यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा न रहे, तो ये दोनों ही पक्ष जिनका विरोध बोरिस जॉनसन करते थे, अब शायद ये दोनों ही मांगे फिर से प्रकट होगी। अब भारत के संबंध ब्रिटेन के साथ पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं, भाषाई कारणों से, कानूनी व्यवस्था के कारण, मगर कहीं न कहीं ये बात भारत को समझनी होगी कि जिस तरह जन लुभावन नीतियों की घोषणा कर नारेबाजी से या करिश्माई व्यक्तित्व की दबंगई से शासन नहीं चलाया जा सकता। कोई एक व्यक्ति कितना ही करिश्माई क्यों न हो, कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, कितना ही जादुई व्यक्तित्व का क्यों न हो, और कितना ही बड़बोला और दबंग क्यों न हो, अपने को निरापद नहीं समझ सकता है जब अर्थव्यवस्था डावाडोल हो और जब जो संसदीय शासन की प्रणाली है उसकी भीतरघात बिल्कुल सामने आ गई हो, और जो अनाचार है, भ्रष्टाचार है, व्यभिचार है, उनके आरोपों से यदि पूरी सरकार घिरी हो तो बहुत देर तक उसका चलना संभव नहीं रहता है। भारत के लिए ये सोचना महत्वपूर्ण है। भारत की और ब्रिटेन की एक और प्रतिस्पर्धा है कि 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन है और 6ठी भारत की, और इस बार 5वें और 6ठे का अंतर सिर्फ $15 अरब का रहा था। तो भारत की ये जो प्रतिस्पर्धा है, इसको ध्यान में रखते हुए शायद भारत के लिए सोचना हितकारी होगा कि दुनिया में ब्रिटेन के अलावा कौन ऐसे देश हैं जिनके साथ तात्कालिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए हम अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण अच्छी तरह कर सकते हैं।
जुलाई मास का एक सबसे महत्वपूर्ण राजनयिक सम्मेलन बाली में आयोजित हुआ। ये G20 की शिखर वार्ता थी। G20 एक ऐसा बहुपक्षीय बहुराष्ट्रीय संगठन है जिसका महत्व हमारी समझ में इस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबसे अधिक है। इसके सदस्य G7 के वो सारे सदस्य हैं जो संसार की सबसे समृद्ध संपन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, और अभी हाल जिसकी बैठक में भारत के प्रधानमंत्री को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, और कई लोगों का कहना था कि G7+1 भारत के साथ, उसका अर्थ ये है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय हस्ती को सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। समझदारी ये यथार्थवादी ढंग से सोचने की है। ये भारत की हस्ती को मान्यता देना नहीं है, बल्कि भारत को लुभाना लालचाना है कि वो रूस और चीन के खेमे में जाने के बनस्पत जो पश्चिम का जनतांत्रिक खेमा है उसमें आके बैठ जाए। एक समय था जब G7 नहीं G8 था, उसमें रूस भी शामिल था, मगर क्राइमिया पे अपना कब्जा करने के चक्कर में रूस को यहाँ से निष्कासित कर दिया गया और रूस इसमें शामिल नहीं है। और जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, उसको भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो एक तरह से ये अनौपचारिक गैर सरकारी संगठन जो है एक अमीर देशों का क्लब है जो अपने हितों की रक्षा के लिए आयोजित किया गया है। और ये कल्पना करना कठिन है कि भारत की हस्ती को स्वीकार करना हो या उसे लुभाना रिझाना हो, उसके हितों को प्राथमिकता इस संगठन में दी जाएगी। इसकी तुलना में G20 जो है वो एक अद्भुत संगठन है। इसमें G7 के सारे सदस्य जो अमीर देश हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा इसमें रूस है, इसमें चीन है, इसमें इंडोनेशिया है, इसमें अर्जेंटीना, ब्राज़ील, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, इसमें कोरिया है, और इसमें यूरोपियन समुदाय है, सऊदी अरब है। हमारी समझ में G20 का जो जमावड़ा है वो कहीं अधिक प्रतिनिधि संगठन है G7 या ब्रिक्स या किसी और से, क्योंकि इसमें एक और तो वो सारे दुनिया के सबसे अमीर देश शामिल हैं, मगर उसके अलावा तरह तरह के विकास के विभिन्न चरणों में खड़े देश हैं। अल्प विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी हैं, विकासमान देश, लगभग विकसित देश होने की दहलीज पर पहुंचे देश भी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश रूस इसमें शामिल है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इसमें शामिल है, और भारत इसमें शामिल है। तो भारत के लिए भूमिका यहाँ एक निर्णायक निभाना कहीं अधिक आसान होता है किसी और जमावड़े की तुलना में, क्योंकि भारत एक तरह से कई चीज़ों में साझा करता है अल्प विकसित देशों के साथ उनके हितों का। वो खेती बाड़ी के प्रश्न हो, वो मौसम बदलाव की समस्या हो, वो जनसंख्या की समस्या हो, वो टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की समस्या हो, वो वैक्सीन का राजनय हो, वो भ्रष्टाचार की समस्या हो, वो मानवीय अधिकारों की समस्या से जुड़े प्रश्न हो। वैसे ही कई मामलों में चीन के साथ भारत के हितों का सहयोग होता है, सन्निपात होता है, भले कई जगह सीधा सीधा टकराव भी होता है, जैसे सैनिक सामरिक मोर्चे पर, हिमालय की सरहद पर, दक्षिण एशियाई सागर पर। तो भारत के लिए संतुलित राजनयिक की जरूरत होती है, एक और चीन को संतुलित करने के लिए, और एक और रूस के साथ जो उसके घनिष्ठ संबंध हैं उनमें व्यवधान ना आए, खासकर यूक्रेन युद्ध के बाद। दूसरी ओर पश्चिम का रवैया रूस को घेरने का, रूस और चीन के विरुद्ध आर्थिक निषेध लगाने का है, और एक तरह का वाणिज्य युद्ध उनके अघोषित चलता रहता है। ये लगभग 6-7 वर्ष से चल रहा है, बल्कि रूस की बात करें तो 2014 से 2022 तक आप कह सकते हैं 8 वर्ष से ही चल रहा है, मगर अब तक इसका कोई परिणाम फैसला कुन देखने को नहीं मिला है। खासकर यूक्रेन के युद्ध के बाद भारत के साथ समस्या ये हुई है कि भारत क्या अपने संबंधों को पश्चिम के दबाव में रूस के साथ बिल्कुल संकुचित कर ले, या चीन के साथ जो उसका व्यापार दैत्याकार बढ़ रहा है उसको संतुलित करने की कोशिश करे। यदि वो उस व्यापार को संतुलित करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से व्यापार का पैमाना बढ़ाना पड़ेगा। व्यापार का पैमाना बढ़ेगा तो चीन के पास उसके बाहों मरोड़ने का एक अवसर और आ जाएगा, जिसका वो दबाव डाल सकती है सीमा विवाद के ऊपर। भारत ने जो प्रक्षेपास्त्र निरोधक बैटरियां S-400 खरीदी हैं रूस से, उनकी एक खेप तो भारत पहुंची है, दूसरी खेप अभी आना बाकी है। पहली खेप के बारे में अमेरिका ने अनदेखी की थी, मगर क्या यदि ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है शस्त्रास्त्रों को खरीदने की रूस से, तो क्या अमेरिका भारत को भी उस आर्थिक निषेधों के निशाने पर नहीं लाएगा? अमेरिका के लिए शायद ऐसा करना कठिन होगा, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, और यदि वो खिन्न होकर अमेरिका की पाले से दूसरी ओर जाता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा
नुकसान होगा। मगर हम ये मान कर नहीं चल सकते कि ऐसा कोई नुकसान भारत को नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी ओर रूस के पुतिन का प्रयास ये रहा है कि उन्होंने जो उत्तर दक्षिण गलियारा था उसके पश्चिमी हिस्से को पहली बार कारगर बनाते हुए भारत को एक बड़ी खेप एक कंटेनर्स की भेजी है, जो भारत अब जलमार्ग से भारत तक पहुंच सकती है। यदि ये जलमार्ग खुलता है और भारत रूसी तेल की खरीद रूबल प्रक्रिया से करती है और इसी तरह से वो उन शस्त्रास्त्रों का पैसा भी कीमत उनको चुकाती है, तो अमेरिका ने जो बहिष्कार रूस का किया है स्विफ्ट से, वो लगभग फेल हो जाएगा। तो ये प्रयास भारत के विदेश मंत्री को रूसी विदेश मंत्री से मिलने का, भारत के विदेश मंत्री को चीनी विदेश मंत्री से मिलने का, भारत के विदेश मंत्री को ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया के विदेश मंत्रियों से मिलने का इस मौके पे मिलेगा, जो उसके लिए एक असाधारण महत्व की चीज होगी। भारत के विदेश मंत्री ने अपने संवाद की शुरुआत ही चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत से की और उन्होंने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी चीन के विदेश मंत्री को कि जब तक सीमा पर तनाव नहीं घटता है तब तक चीन ये आशा नहीं कर सकता है कि किसी दूसरे क्षेत्र में सहकार का पैमाना बढ़ाया जा सके। तो ये स्पष्ट बातचीत की गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये संकेत और भी जोरदार ढंग से दिया जब उन्होंने दलाई लामा की 27वीं वर्षगांठ पर उनके जन्मदिन का अभिनंदन किया। इस अभिनंदन का विरोध जब चीन से हुआ तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बात साफ कर दी कि दलाई लामा भारत में सम्मानित मेहमान है और भारत को पूरा अधिकार है उनके जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने का। तो एक तरह से ये एक दूसरे पर दबाव बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। मगर हमारी समझ में जो चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इस वर्ष भारत G20 का अध्यक्ष बनने जा रहा है और साल भर तक बाली शिखर वार्ता के बाद नवंबर 2023 तक वह अध्यक्ष बना रहेगा इस संगठन का। और इस संगठन की एक विशेषता यह है कि यहाँ का राजनय दो समानांतर रेखाओं की तरह चलता है। एक को कहते हैं शेरपा राजनय और दूसरा होता है वित्तीय राजनय। जो शेरपा राजनय है उसमें साल भर लगभग 100 ऐसी बैठकें होती हैं जिसमें मंत्री स्तर पर लोग, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, पर्यावरण मंत्री हों, उद्योग मंत्री हों, ये सारे आपस में वार्ताएं करते रहते हैं और अपने अपने विभागों, अपने अपने विषयों से संबंधित चीज़ों को का समाधान ढूंढने की, सहकार की भूमिका बनाने की कोशिश करते हैं। शेरपा यानी वो व्यक्ति जो पर्वतारोहण में चोटी तक पहुंचने में आने वाले पर्वतारोही का रास्ता प्रशस्त करता है, रस्सियां लगाता है, सीढ़ियां बिछाता है, कुल्हाड़े लगाता है ताकि उनको कोई संकट न हो। तो शिखर वार्ता को सफल बनाने के लिए शेरपा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और इस बार एक नए शेरपा की नियुक्ति की गई है क्योंकि भारत अध्यक्ष होने जा रहा है अगले वर्ष के लिए। नीति आयोग के जो CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे, उन्हें इस बार शेरपा नियुक्त किया गया है। अब तक ये काम आमतौर पर मंत्री स्तर के व्यक्ति को ही सौंपा जाता था। पीयूष गोयल ये शेरपा की भूमिका निभा चुके हैं, सुरेश प्रभु ये भूमिका निभा चुके हैं, मोंटेक अहलूवालिया ये भूमिका निभा चुके हैं। और चूंकि अमिताभ कांत को यथेष्ट अनुभव है बहुत सारी चीज़ों का, डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जनहितकारी परियोजनाओं को लागू करने का, पर्यावरण की रक्षा से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने का, समायोजन करने का, नीति आयोग की जो भूमिका थी वो योजना आयोग की भूमिका से कुछ बढ़कर थी। योजना आयोग तो पैसे का वितरण करता था, उसके भी हिसाब किताब करता था, मगर नीति आयोग दूरदर्शी दृष्टि से भारत के विकास की योजनाएं बनाता रहा है। और इसीलिए अमिताभ कांत को यथेष्ट अनुभव इस बात का है जो वो अन्य विकासशील देशों के साथ इन बातों का चर्चा कर सकें। और इन बैठकों में से अनेक बैठकें आने वाले वर्ष में भारत में ही आयोजित होगी, जिनमें से एक बैठक को लेकर थोड़ा विवाद भी शुरू हो गया है। जब भारत ने घोषणा की कि एक बैठक G20 की श्रीनगर में होगी तो चीन ने ये तो नहीं कहा कि वो इसमें भाग नहीं लेगा, मगर उन्होंने कहा चीन की कश्मीर के बारे में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है, ये ऐतिहासिक मुद्दा है, ऐतिहासिक समस्या है जिसका समाधान दो देशों के बीच शांतिपूर्ण संवाद से होना चाहिए। मगर चूंकि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, जो जिसे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, उसका एक हिस्सा वो सौंप चुका है चीन को, तो चीन का सामरिक हित कहीं न कहीं यहाँ जुड़ता है। और जो पाकिस्तान चीन गलियारा है वो उस भूमि से होकर गुजरता है जिस पर भारत का स्वामित्व कहीं अधिक वैध है। तो भारत को जो आपत्ति चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना से है उसका कारण भी यह गलियारा है। और पाकिस्तान की पीठ पर जिस तरह का वरदहस्त चीन का रहता है और पाकिस्तान से फिर जिस तरह की आतंकवादी हमलों की साजिश भारत पर होती है, उसमें कहीं ना कहीं चीन का हाथ है और सुरक्षा परिषद में उसकी हिफाजत करने में चीन जुटा रहता है। इन बातों को देखते हुए ये सोचना कठिन है कि चीन के साथ भारत का सहकार बहुत शीघ्र किसी ठोस प्रगति को दर्शा सकता है।
मगर G20 का जो राजनय है वो हमारे लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हाल के वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के राजनय ने खाड़ी देशों में और सऊदी अरब में भारत के लिए सद्भावना की ज़मीन तैयार की है। और भले ही बीच में जब तनाव बढ़े भी थे, जब हज़रत मोहम्मद की शान में के खिलाफ कुछ ईश्वर द्वेषी वक्तव्य सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ गैर जिम्मेदार प्रवक्ताओं ने दिए थे, तो उसके बाद जो भारत के प्रति थोड़ा विरोध हुआ था मुस्लिम देशों में, उसका भी शमन करने में हम सफल हुए हैं। तो सऊदी अरब हमारे लिए महत्वपूर्ण है, भारतीय प्रवासियों को नौकरी दिलाने के लिए, तेल के आयात के लिए, और निश्चित रूप से भारत दुनिया का तीसरा चौथा सबसे बड़ी आबादी, मुस्लिम आबादी वाला देश है, और सऊदी अरब मक्का मदीना की रक्षा के कारण उनके पवित्र धर्मस्थलों का संरक्षक है। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है कि हम सऊदी अरब के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए रखें। सऊदी अरब के साथ, खाड़ी देशों के साथ संबंध सुधारने का प्रयास इजराइल करता रहा है, जिसकी जानलेवा दुश्मनी ईरान के साथ है। तो इस समय जो भू राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं विश्व में, उनको देखते हुए, उनके मद्देनजर G20 बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि एक और इसमें पूर्वी एशिया के देश हैं, पूर्वी एशिया के वे उदीयमान देश हैं, वे आर्थिक शक्तियां हैं, कोरिया, जापान, जिनके साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। कोई मनमुटाव या कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जो तनाव पैदा कर सके। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया इस मंच का सदस्य है, जिसके साथ भारत के संबंध हाल में बेहतर हो रहे हैं। मगर इसके साथ ही एक सवाल ये भी है कि हाल में भले ही ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध तनावग्रस्त रहे हों, ऑकूस के कारण, क्वाड्स के कारण, मगर क्या ये संबंध सुधरेंगे नहीं? और क्या ऑस्ट्रेलिया और चीन यदि फिर एक बार अपने संबंधों का तनाव घटाते हैं, आर्थिक व्यापार को बढ़ाते हैं, तो फिर भारत की भूमिका ऑस्ट्रेलिया के साथ या आसियान देशों के साथ क्या रहेगी? आसियान देशों का जो पूरा इलाका है वो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र रहा है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ी संभावना भारत की आर्थिक सहकार की उनके साथ है। मगर इंडोनेशिया हो या अन्य देश, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस जैसे, इनके चीन के साथ व्यापार के संबंध बहुत बड़े पैमाने पर हैं। अभी तक भारत वहाँ अपनी जगह बनाने में असमर्थ रहा है। मगर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि सामरिक दृष्टि से दक्षिण चीनी सागर में और हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में, मलाक्का जलडमरू मध्य में और सोंडामंद में भारत के लिए ज़रूरी है कि हमारे नाविक व्यापार के आवागमन के लिए ये मार्ग प्रशस्त रहें, खुले रहें, और इसके लिए आसियान देशों के साथ, खासकर इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंधों में निकटता आना ज़रूरी है। अब मौसम बदलाव की राजनीति हो, वैक्सीन की राजनीति हो, टेक्नोलॉजी के हस्तांतरण की राजनीति हो, ये सारी चीज़ें, कृषि के क्षेत्र के विकास की हो, ये इन सब में सहकार की जो भूमिका है वो भारत के लिए G20 मंच पर कहीं अधिक है किसी अन्य मंच की अपेक्षा। हाल के दिनों में यूरोपीय समुदाय की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। सबसे पहली समस्या यूक्रेन में युद्ध के बाद ये हुई थी कि भारी संख्या में शरणार्थी हंगरी, पोलैंड, रोमानिया आदि देशों में जाने लगे थे, और वहाँ उनके साथ जो व्यवहार होता था उससे दोहरे मानदंड बिल्कुल स्पष्ट हो गए थे कि गोरे, ईसाई, यूरोपीय शरणार्थियों के लिए उनके द्वार हमेशा खुले हैं, मगर बाकी दुनिया के देशों से जो अश्वेत विधर्मी आते हैं उनके साथ दूसरी तरह का व्यवहार होता है। ये पक्ष अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरी बात ये थी कि हंगरी और पोलैंड जैसे देश बार बार ये हट कर रहे थे कि यूरोपीय समुदाय की कोई भी नीति हो, वो जनतांत्रिक संस्थाओं को के संरक्षण की हो, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हो, वो मानवीय अधिकार के मूल्यों की हो, वो युद्धापराध की निंदा करने की हो, वो नस्लवाद की हो, इन सब के बारे में उनका कहना था कि हम हमारी सहमति नहीं है, क्योंकि हम जिस परंपरा से आए हैं, हमारी राजनीतिक व्यवस्था जो है उसमें ये मूल्य बिल्कुल भिन्न थे, तो हम पर ये मूल्य आप थोप नहीं सकते। मगर जब वो सदस्य बने थे तब उन्होंने सारी ये शर्तें स्वीकार की थी। तो उनका हट ये था कि पहले हमें आप मुआवजे के रूप में इतनी आर्थिक सहायता दीजिए कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को संकट से मुक्त कर सकें, और फिर हम इन प्रश्नों को सोचेंगे। पहले यूरोपीय समुदाय के नेताओं ने इसका कट्टर विरोध किया, पर अंततः उन्हें ये मुआवजा हंगरी और पोलैंड को देने को विवश होना पड़ा है। इसके बाद भी इस बात का कोई भरोसा नहीं कि निकट भविष्य में ये विरोध फिर शुरू हो जाएगा कि नहीं। ये तो समस्या का एक पक्ष है। समस्या का दूसरा पक्ष ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपना पुनर्निर्वाचन बहुत मज़े में जीत लिया, मगर उसके तत्काल बाद जो संसदीय बहुमत था उसको उन्होंने गंवा दिया। तो एक तरह से वो पंगु राष्ट्रपति हो गए हैं। उनसे अब ये आशा करना व्यर्थ है कि वो कोई ऐसी नीतियों को क्रियान्वित कर सकेंगे जो
जनहितकारी हों और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला सकती हों। जो संसद के चुनाव में बात स्पष्ट हुई है, वो एक और स्पष्ट हुई है कि फ्रांस की जनता, फ्रांस का मतदाता दुनिया के कई और देशों के मतदाताओं की तरह बिल्कुल दो फाड़ बटा हुआ है। कुछ लोग बहुत कट्टरपंथी, अति दक्षिणपंथी हैं, कुछ समर्थक हैं कट्टरपंथी वामपंथ के, और जिस केंद्रीय स्थिति का प्रतिनिधित्व मैक्रोन करते हैं, वो उसे आप बाईं तरफ झुका या दाईं तरफ झुका केंद्रीय मध्यस्थ मध्य मार्ग के हैं, उसके समर्थक निरंतर संकुचित होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये समस्या है अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं ये समस्या उस धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई है जिसको कट्टरता से लागू करना शायद आज कहीं संभव नहीं रहा है। जो मैक्रोन की आशा थी कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो सक्रियता दिखा रहे हैं उसका लाभ वो आंतरिक राजनीति में उठा पाएंगे, शायद इससे मतदाता प्रभावित होना आजकल बिल्कुल असमर्थ है। वो चाहता है कि खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो। यूरोपीय समुदाय के अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था अब तक पूरी तरह कोविड की चपेट से उभरकर बाहर नहीं आ सकी है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी युवाओं में बुरी तरह फैल रही है, उसका विस्फोट आक्रामक और आक्रोश से होना जो है उसको रोकना बड़ा कठिन है। साथ ही नस्लवाद भी कहीं कहीं अपना जहरीला सर बार बार उठा रहा है, कहीं इस्लाम विरोध के रूप में तो कहीं अश्वेतों के विरोध के रूप में। तो जिस तरह की एक तरह की मानवीय अधिकारों के प्रति उदारता दर्शाई थी एंजेला मार्केल ने, और जिसके परिणाम स्वरूप जो शरणार्थी यूरोप आए थे, उससे एक तरह से सभी देश यूरोपीय समुदाय के एक साथ संतुष्ट नहीं है। और इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमको इस बारे में सतर्क रहना होगा कि क्या भारत यूरोपीय समुदाय के साथ अपने देशों को एक बहुराष्ट्रीय संगठन के साथ संपादित करेगा या उसके जो बड़े महत्वपूर्ण सदस्य हैं फ्रांस या जर्मनी उनके संग करेगा। जर्मनी की समस्या ये है कि उन्होंने बहुत पहले परमाणविक साधनों से ऊर्जा उत्पादन को नकार दिया था। आज रूसी गैस पर उनकी जब निर्भरता बढ़ रही है, उस पर कटौती करनी पड़ रही है, तो उन्होंने कोयले का प्रयोग फिर से शुरू किया है। इससे न केवल प्रदूषण बढ़ेगा बल्कि जर्मनी ने जो वादे किए हैं इस जीवाश्म ईंधन को समाप्त करने के, जीरो एमिशन के लक्ष्य तक पहुंचने के, वो भी खटाई में पड़ जाएंगे। और जो जर्मनी की साझा सरकार है उसमें जो हरित पार्टी के, ग्रीन पार्टी के सदस्य हैं, उनके मन में भी इसके बारे में काफ़ी असंतोष है। तो यदि आप देखें इस पूरे घटनाक्रम को, तो एक तरह से यूरोपीय समुदाय बहुत जल्दबाजी कर रहा है यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए। जब यूक्रेन सदस्य बन जाएगा तेजी से यूरोपीय समुदाय का, तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या वो भी, उसके पास भी एक निषेधाधिकार होगा कि यूरोपीय समुदाय के सारे फैसलों पर सर्वसम्मति का जो कानून है वो उसके फैसले पर भी लागू करेगा? जो आज युद्ध समाप्ति के बाद कई खरब डॉलर से युद्ध के बाद यूक्रेन के पुनर्निर्माण की बात यूरोपीय समुदाय में हो रही है, क्या सदस्य देश के रूप में वो जिम्मेदारी और बढ़ नहीं जाएगी? क्या बाकी सदस्य देश इसमें सहर्ष हिस्सा बटाने को तैयार होंगे? और यूरोपीय समुदाय के भीतर जो आवागमन के बंधन हटा दिए गए थे, बाधाएं हटा दी गई थी, क्या वो फिर यूक्रेन के साथ लागू होंगी? और यदि वो यूक्रेन के साथ भी अबाध आवागमन होगा, तो क्या जब डोनबास वाले हिस्से पर रूस का कब्जा होगा तो इसके क्या परिणाम वहां देखने को मिल सकते हैं? सोचने लायक बात होगी। और नॉर्वे और स्वीडन जब नेटो के सदस्य बनेंगे, तो नेटो की सदस्यता के बाद क्या नेटो के युद्धाभ्यास इन दो देशों में नहीं होंगे? क्या वहां कम से कम अस्थायी समय के लिए कुछ इनकी सैनिक टुकड़ियां तैनात नहीं होंगी? क्या इन्हें रूस भड़काऊ कार्यवाही नहीं समझेगा? तो ये सारी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और जिसका नतीजा जो साफ सामने आता है वो ये है कि यूरोपीय समुदाय जो कभी एक समय एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था, एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में सामने आकर उभर रहा था, अमेरिका, चीन, रूस के समकक्ष, उसके बारे में आज ये कहना, सोचना कठिन हो गया है कि उसके भीतर जो फूट के, विघटन के तत्व हैं वो काफ़ी प्रबल नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी कमजोरी भी बार बार उजागर हो रही है। तो शायद जो उसकी भूमिका थी वो निभा चुका है और शायद उसमें एक बार फिर उसके ढांचे में, संरचनात्मक ढांचे में फेरबदल की जरूरत है। लगभग उसी तरह जिस तरह नाटो की भूमिका शीत युद्ध के बाद पुनर्परिभाषित होनी चाहिए, उसकी भी जरूरत है। तो ये दोनों ही जो संगठन है, नाटो का सैनिक संगठन और आर्थिक सहकार की जो राष्ट्रीयतर इकाई बनी थी यूरोपीय समुदाय, इसको एक झटका तो ब्रेक्सिट से ही लगा था, मगर ब्रेक्सिट के झटके को शायद ये बर्दाश्त कर लेता यदि यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस से आने वाली गैस के दबाव के कारण इसके अनेक प्रमुख सदस्यों को अपनी नीतियों के बारे में पुनर्विचार नहीं करना पड़ता। हाल ही में
अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च नेता अखुंदजादे ने एक बहुत दुर्लभ अवसर हमें प्रदान किया उनके दर्शन का। उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया और उनका जो बयान था वो बड़ा रोचक, दिलचस्प और महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि दुनिया वालों को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की ज़रूरत क्या है। हम एक इस्लामिक राज्य हैं, हम इस्लामी कानून के अनुसार आचरण करते हैं, हमारी नीतियाँ उनके अनुसार होती हैं। बाकी दुनिया को इस बात की फिक्र क्यों पड़ी कि हमारे यहाँ महिलाओं के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, हमारे यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था या संस्थाएं नहीं है। चूँकि हम इस्लामिक कानून में विश्वास रखते हैं तो हम अपनी महिलाओं को वो सारे अधिकार देते हैं समानता के जो इस्लामी कानून उन्हें देता है। मगर इसके साथ साथ यदि इस्लामी धर्म, इस्लामी कानून, परंपरा ये कहते हैं कि महिलाओं को एक तरह से आचरण करना चाहिए, अपने शरीर पर पर्दा रखना चाहिए, उनको शिक्षा एक स्तर के बाद घरेलू शिक्षा ही दी जानी चाहिए, उन्हें सार्वजनिक स्थानों में नौकरियां नहीं करनी चाहिए, उन्हें बाल बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके परिवार के पुरुषों की है। तो इस व्यवस्था में पश्चिम वाले अपने तर्क, अपने मूल्य हम पर क्यों थोपना चाहते हैं? इसी तरह की दलीलें उन्होंने जनतंत्र की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जनतांत्रिक संस्थाओं के बारे में दी। उनका कहना है कि जिस तरह की शूराओं की मजलिस होती है, हमारी इस्लामी उसमें एक जनतांत्रिक है, कबीले के अध्यक्ष मिलते हैं, वो एक जनतांत्रिक सर्वसम्मति से फैसले लिए जाते हैं, वो हमारी जनतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ समस्या तब पैदा होती है कि जब इस साल भर के उनके शासन में हिंसा रुकी नहीं है। जितने अल्पसंख्यक हैं, वो शिया हों, हाजरा हों, ईसाई हों, सिख हों, वो मारे जाते रहे हैं। और इन अत्याचारी आतंकवादियों ने अस्पतालों पर हमले किए हैं, शिक्षा संस्थानों पर हमले किए हैं, सार्वजनिक दफ्तरों में हमले किए हैं, राह चलते महिलाओं और बच्चों को मारा है। तो और इस हिंसा का लावा बहकर बाहर को जाता है। न केवल तालिबान अपने यहाँ हिंसा रोकने में असमर्थ रहे हैं, वो उन इस्लामिक खुरासान प्रांत में जो सक्रिय इस्लामी ISIS संगठन के लोग हैं, अलकायदा के बिछुड़े तत्व हैं, उन पर भी अंकुश लगाने में असमर्थ रहे हैं, जो हमला करते रहे हैं सरहद पार पाकिस्तानी ठिकानों पर, और जिनका दावा, जिनके नारे अभी भी ये है कि वो सभी जगह इस्लामी निज़ाम लाए बिना चैन नहीं करेंगे। और इसका निश्चित रूप से प्रभाव पाकिस्तान के जरिए जम्मू कश्मीर राज्य में और अन्यत्र भी मुसलमानों की मानसिकता बदलने में, उन्हें जुझारू बनाने में, उन्हें देशद्रोही बनाने में रह सकता है। तो भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता है। उसके बाद अभी हाल में जब एक भूकंप की चपेट में अफगानिस्तान आया तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट जग जाहिर हो गई कि अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में तो बहुत दूर की बात है, अपने नागरिकों के लिए कम से कम 2 जून का रूखा सूखा मोटा खाना, अनाज भी सुलभ कराने की स्थिति में तालिबान की सरकार नहीं है। सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाने में उनका काम हो सकता है, मगर वो मानवीय आधार पर सहायता मांगने को विवश हुए हैं इस भूकंप के झटके के बाद। वहाँ न सड़कें हैं, न पुल हैं, न अस्पताल हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज अफगानिस्तान की लगभग 40% जनता भुखमरी की कगार पर खड़ी है। बच्चे लगभग 90% कुपोषण के शिकार हैं और अकाल जैसी स्थिति वहाँ पैदा होने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन के युद्ध के बाद भले लोगों का ध्यान थोड़ा हट गया है, वरना पहले कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान की जो मानवीय संकट पैदा हो रहा है उसकी तुलना किसी और संकट से नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध आज मधुर नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि कई तालिबान नेता पाकिस्तान में बंदी बनाए रखे गए थे। आज जब वो संप्रभु शासक हैं, उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, तो वो उनका आचरण बिल्कुल भिन्न है। और जिसे वॉरलॉर्ड्स कहते हैं, वहाँ के अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में अफीम की खेती बदस्तूर जारी है, वहाँ जो नाजायज हथियारों का व्यापार है वो भी चल रहा है। और इस स्थिति से, इस अराजकता की स्थिति से, इस संगठित अपराध की स्थिति से, इस राजनीतिक भ्रष्टाचार की स्थिति से, इस धार्मिक उन्माद की स्थिति से न ताजिक खुश है, न पड़ोसी ईरान खुश है। रूस की सतर्क निगाह इसके ऊपर रखी हुई है, और चीन भले ही पाकिस्तान चीन गलियारे से जाता है और उसकी एक नज़र अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर भी है, मगर सिंकियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को देखते हुए वो भी इस कट्टरपंथी इस्लाम को शक की निगाह से ही देख सकता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता भले किसी ने न दी हो, मगर सब बड़ी शक्तियों ने प्रकारांतर से उसके साथ एक संवाद शुरू कर रखा है। अमेरिकी बात करते हैं मानवीय आधार पर राहत पहुंचाने के लिए,
कतार में तो वार्ताएं होती ही होती हैं। रूस और चीन वहाँ सक्रिय हैं और इसीलिए भारत ने भी ये फैसला किया है कि अपना दूतावास वो एक बार फिर वहाँ खोलेगा और अपनी उपस्थिति वहाँ रखेगा। इसको मान्यता प्रदान करना न समझा जाए, मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए कम से कम इतना करना ज़रूरी है। मगर भारत के लिए यह सोचना भी ज़रूरी है कि उसकी क्या सीमाएँ हैं सामरिक हस्तक्षेप की, अपने हितों के संरक्षण के लिए, और आर्थिक सहायता प्रदान करने की अफगानिस्तान में, जहां बाल्टी में एक छेद वाला है। प्रश्न है कि आप जितना पैसा डालिए वो पता नहीं कहाँ मिला जा रहा है। और तालिबान के रहते ये आशा करना व्यर्थ है कि भारत के प्रति उनका रवैया या नज़रिया बदलेगा, खासकर उस स्थिति में जब पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस प्रचार में लगा है कि भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संकुचित की जा रही है, उनके साथ दोयम या स्वयं दर्जे के नागरिक का व्यवहार किया जा रहा है। ये भारत के प्रति दुष्प्रचार है या इसमें यथार्थ का कुछ पुट है, इसका फैसला यहाँ करने की जरूरत नहीं है। मगर अफगानिस्तान में जो धार्मिक कट्टरता तालिबान दोबारा लाए हैं, उन्होंने इस आशा को बिल्कुल निर्मूल कर दिया है कि इस बार के तालिबानों की नई पीढ़ी अपने पुरखों की पीढ़ी से बिल्कुल भिन्न है और अपने देश के विकास के लिए वास्तव में संकल्प लिए हुए है। भारत को फिर एक बार सतर्क रहना पड़ेगा कि अफगानिस्तान से न तो वो पूरी तरह अनुपस्थित रह सकता है, न वहाँ उसकी उपस्थिति इतनी गहरी हो सकती है कि वो फिर एक बार अपने को दलदल में फंसा महसूस करे। इस बार इतना ही। हम हमेशा की तरह आपसे अनुरोध करेंगे कि जो कुछ हमने बातचीत की है उसके बारे में सोचें, अपने तरह से निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करें तर्कसंगत, चाहे वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो, वहाँ की संसदीय व्यवस्था की असफलता हो, या जो सबसे संपन्न देश संसार के हैं, जो पुरानी जनतंत्र हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार, वहाँ भी तानाशाही मिजाज की किसी नेता का उभरना, चाहे वो अमेरिका में ट्रंप हो, ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन हो, और वहाँ की व्यवस्था की असमर्थता ऐसे व्यक्ति पर अंकुश लगाने की, या जब एक साथ 50 आदमी इस्तीफा देते हैं सरकार से, उसके दल से, और तब भी वो हट करता है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार नहीं हूं, तो क्या इसके बाद विकल्प बचा रहता है? ये सोचने की बात है। मगर ये प्रश्न ब्रिटेन के निवासियों के लिए है। भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि ब्रिटेन की इस पस्ती की हालत में उसकी क्या हैसियत रहेगी अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में, भारत के हितों को प्रभावित करने की, समर्थन करने की, और भारत किस तरह अपने हितों की रक्षा कर सकता है इस बदले परिप्रेक्ष्य में। फिर हमें देखना होगा G20 की ओर, जो आने वाले वर्ष में भारत अध्यक्ष रहेगा इस जमावड़े का। एक नए शेरपा की नियुक्ति की गई है और भारत के एजेंडा में, कार्यसूची में बहुत सारे काम है। उसमें मौसम बदलाव की राजनीति है, उसमें वैक्सीन की राजनीति है, उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, उसमें तकनोलॉजी का हस्तांतरण है, उसमें कृषि है, उसमें सांस्कृतिक संबंध है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगभग 100 बैठकें जो होनी है, उसमें भारत को अपने हितों की रक्षा ही नहीं, अपने हितों का सामंजस्य और देशों के साथ करने में भी मौका मिलने वाला है। फिर आप पड़ोस में अगर देखें तो आप दृष्टिपात कर सकते हैं पड़ोस के पहले आप यूरोपीय समुदाय में, जहां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। मगर कभी जो कल्पना की जाती थी कि यूरोपीय समुदाय एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा जिसकी बराबरी होगी रूस, चीन, अमेरिका से, उस पर एक सवालिया निशान लगता नजर आता है, क्योंकि उसके जो प्रमुख देश हैं वो अपनी आंतरिक समस्याओं में ग्रस्त हैं, राजनीतिक और आर्थिक, और यूक्रेन युद्ध के बाद उनके हितों का टकराव भी सामने आता जा रहा है। तो भारत के लिए ये भी एक चुनौती रहेगी। पड़ोस में अफगानिस्तान का जो घटनाक्रम है, वहाँ विशेष रूप से सतर्क रहने की जरूरत है। न भारत वहाँ दलदल में फंसने की उतावली कर सकता है, और न ही वहाँ होने वाले घटनाक्रम से अपनी आंखें मूंद सकता है या उसकी उपेक्षा कर सकता है। इस बार इतना ही। अगली बार मिलने तक धन्यवाद, नमस्कार।